हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप अपनी नोट्स दिखाएं। तो एक टॉपिक है मध्यकालीन चित्रकला, जिसको मैं दिखाता हूं कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। और इस तरीके से आप भी नोट्स बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप नोट्स बना करके रख सकते हो, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो जैसे ये जो हमारी नोट्स है, ये है मध्यकालीन चित्रकला। यानी कि हमारे भारत में एक ऐसा दौर आया कि जब भारत में छोटे छोटे चित्र बनने शुरू हो गए थे। कैसे? छोटे छोटे चित्र बनने शुरू हो गए। सबसे शुरुआती दौर में जब हम देखेंगे तो शैल चित्र बने थे, जो आदिमानव ने पत्थरों पर बनाए थे। फिर उसके बाद हमने भित्ति चित्र देखे, जो अजंता, बाग, बदामी, सित्तलवासन, सिगिरिया ऐसी गुफाओं में हमने देखे। इस तरीके के चित्र बनाए गए जो कि भित्ति में बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए गए थे। फिर उसके बाद क्या आता है, एक ऐसा दौर आता है भारत में जिससे भारत में छोटे छोटे चित्र बनने लगते हैं। अब छोटे छोटे चित्र बनने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले जरूरत ये थी कि एक राजा हुए सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन के बाद भारत में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो बड़े क्षेत्र में राज कर सके। तो छोटे छोटे राज्यों में भारत बट गया था। तो अब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो क्या हो गया था, आपसी, अगर हम कहें कि आपसी राजनीति के कारण वो आपस में समन्वय नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से सबको अपने अपने राज्य को खोने का डर था। जैसे जब कोई एक बड़ी पावर होती है तो उसे कोई नहीं हरा सकता, वो आराम से 100-200 साल तक काम कराते रहते थे। अब यहाँ राजा का खुद ही ठिकाना नहीं था कि कितने दिन तक रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जितना समय हमारे पास है तो हम छोटी छोटी पोथियों में काम करा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब जैसे दूसरा राजा अगर कोई जीतता है और दूसरा राजा यहाँ पर आता है तो वो लोग चित्रों को, मूर्तियों को नष्ट कर देते थे। तो उन्होंने ये हुआ कि जैसे मान लो कोई बौद्ध धर्म का राजा है अभी, तो उसने क्या किया, बौद्ध पांडुलिपियां, पोथियां यानी किताबें बुद्ध की संबंधित चित्रित कराई। और किताबें चित्रित इसलिए कराएं कि कभी अगर युद्ध में हम हारेंगे तो हम उस पोथी को लेकर के भाग सकते हैं। तो इसलिए परंपरा चली कि छोटे छोटे चित्र बनाओ, अगर हमारा राज्य नहीं रहेगा तो हम चित्रों को लेकर के भागेंगे, तो हमारे धर्म का जो प्रचार है वो होता रहेगा। तो शुरुआत में ये परंपरा बौद्ध धर्म में शुरू हुई, बौद्ध धर्म की पोथियां चित्रित होने लगी। जब जैन धर्म के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा ये आइडिया तो बढ़िया है धर्म के प्रचार का, किताबों को बढ़िया चित्रित कराई जाए और फिर उससे धर्म का प्रचार किया जाए। क्यों? क्योंकि उस जमाने में टेलीफोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब तो होते नहीं थे। तो वो क्या करते थे, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको पोथी में चित्रित चित्र को दिखा करके बुद्ध के बारे में समझाया करते थे, महावीर के बारे में समझाया करते थे। तो जैसे राज्य अगर नहीं भी है राजा का तो पुस्तकें बचा ली जाती थी, जबकि बड़े चित्र अगर बनेंगे या बड़ी मूर्तियां बनेंगी तो बचाई नहीं जा सकती थी। इसलिए भारत में लघु चित्रण की परंपरा शुरू हुई। उसी पर हमने नोट्स बनाए। देखो, तो ये एक नया दौर है। जब हम देखेंगे कि मध्यकाल में, देखो मध्यकालीन चित्रकला का जो समय काल है वो 650 से 1550, यानी कि सम्राट हर्षवर्धन के बाद से शुरू होता है और मुगलों के आने के पहले तक चलता है। तो इस दोनों बीच में क्या क्या होता है, तो इसमें देखो मैंने कहा है सम्राट हर्षवर्धन के बाद से ही माना जाता है ये जो मध्यकालीन चित्रकला शुरू हुई। भारत में मध्यकालीन चित्रकला का जो समय काल है मैंने बताया 650 से 1550 तक, अर्थात 7वीं से 16वीं शताब्दी तक चला, क्योंकि 16वीं शताब्दी से फिर मुगल शैली आ जाएगी। तो मुगल शैली के पहले तक ही, फिर मुगलों के आगमन तक माना जाता है। इस मध्यकालीन चित्रकला को प्राकृत चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? प्राकृत चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। विद्वानों ने इस मध्यकालीन चित्रकला यानी प्राकृत चित्रकला को दो भागों में बांटा है। यानी हर्षवर्धन के बाद से लेकर के मुगलों के आने से पहले दो काल हुए। एक को इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल, जिसमें बुद्ध का प्रचार हुआ, और दूसरे को कहा गया उत्तर मध्यकाल, जिसमें जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब इनको पूर्व मतलब पहले, पहले कौन आए? पहले 650 से 1000 तक लगभग यहां पर पाल राजाओं का शासन था, और इनका जो राज्य था वो पूर्वी भाग में था। पूर्वी भाग की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहां से आपको समझ में आएगा। एक मिनट,
देखो मैंने क्या बताया, पूरी मध्यकालीन चित्रकला को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। देखो पूर्व मध्यकाल में क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध लघु चित्र यानी बुद्ध से संबंधित किताबें चित्रित कराई गई, जो कि पाल शैली कही गई या पूर्वी शैली कही गई। यानी बुद्ध का जितना भी काम हुआ उसे पाल शैली कही गई। क्यों? क्योंकि पाल राजाओं ने ये किताबें चित्रित कराई थी। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे तो ये होता है पूर्वी भाग और ये है पश्चिमी भाग। तो इस एरिया में पाल राजाओं का शासन था, तो पूर्वी में जितना काम हुआ वो पाल शैली में हुआ, और इधर जो हिस्सा था पश्चिमी वाला, इधर जैन धर्म का वर्चस्व था, तो इधर जैन शैली। तो इधर देखेंगे इसको पूर्व मध्यकाल में पाल शैली, उत्तर मध्यकाल में पश्चिमी शैली। तो उत्तर मध्यकाल में ये जैन लघु चित्र होंगे, उधर बुद्ध का इधर जैन का। ये जैन शैली कहलाएगी, वो पाल शैली कहलाएगी। 1100 से 1550 तक इसका समय काल रहेगा। तो यानी कि इस पूरे काल में हमें दो चित्रकला शैली पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो बौद्ध और एक जैन। बौद्ध को हम पाल शैली के नाम से पढ़ेंगे और जैन को जैन शैली के नाम से। अब देखो भारत में लघु चित्रों की परंपरा किसने शुरू की? यानी सबसे पहले ये काम जो शुरू किया था वो पाल राजाओं ने किया था। किस धर्म को प्रसारित करने के लिए? तो बौद्ध धर्म को प्रसारित करने के लिए। और किस पर सबसे पहले बनाए? कागज तो पहले था नहीं, तो जो पहली किताबें चित्रित होती थी वो ताड़पत्र पर होती थी। तो ताड़पत्र पर भारत में लघु चित्रण की परंपरा जो है वो पाल राजाओं ने शुरू की। और इनके द्वारा जो पहली किताब छापी गई थी उसे कहा जाता है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता वो ग्रंथ है जो पाल राजाओं के द्वारा पहली बार छापी गई, और यहीं से भारत में लघु चित्रण यानी छोटे छोटे चित्र बनाने की शुरुआत होती है। फिर इधर आ जाते हैं, तो इनको देख करके इस एरिया में जैन धर्म, तो जैन लघु चित्र देखेंगे तो यहाँ 1000 या 1100 से 1550 तक। तो इन्होंने जो पहला चित्र चित्रित कराया, भाई पहले तो इन्होंने करा ही दिया था, इनको देख करके जब उन्होंने पहला चित्रित कराया तो जैन शैली में पहला चित्रित ग्रंथ है औध निर्वृत्ति युक्ति, और फिर उसके बाद चित्रित हुआ है निशीथ चूर्णी। तो पुराने ग्रंथ कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। फिर खास बात जैन शैली की ये है कि कागज पर जो पहला चित्र बना, हमारे भारत में जब कागज आया और कागज पर जो पहला चित्र बनाया गया वो जैन धर्म के अंतर्गत जैन शैली के कलाकारों द्वारा बनाया गया, जो 1380 में चित्रित हुआ था, जिसे हम कल्प सूत्र कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, कागज पर कब चित्रित किए गए? तो 14वीं शताब्दी में सबसे पहले कागज पर चित्र बना, वो भी जैन शैली के अंतर्गत। इन्होंने जितना काम कराया वो केवल ताड़पत्र में कराया था। इन्होंने ताड़पत्र, कागज और लकड़ी, काष्ठ, तीनों में कराया। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो अब देखो यहां हम देखेंगे तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब दूसरे पेज में मैंने क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। देखो दो हिस्से मैंने बताए थे, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल के बारे में लिखा है कि भारत में 7वीं शताब्दी के पश्चात, यानी जब भारत में 7वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, भित्ति चित्रण की परंपरा कमजोर होने लगी। यानी जो अजंता एलोरा में चित्र बनते थे वो बनने बंद हो गए, कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि इसका मुख्य कारण था राज्यों की अस्थिरता व उनका छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाना। राजा ही छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए तो पावरफुल राजा कोई था नहीं, तो सब एक दूसरे से डर रहे थे। चित्रों की जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट आई, जैसे सित्तल वासन व एलोरा की गुफा में हमें देखने को मिलती है। यानी धीरे धीरे वो परंपरा खत्म होने जा रही थी। अंतिम में हम देखेंगे तो वो क्वालिटी नहीं रह गई जो शुरुआत में अजंता में थी। तो राजनैतिक उथल पुथल के कारण भित्ति चित्रण की परंपरा आगे चलकर लघु चित्रण में कन्वर्ट हो जाती है। यानी बड़े बड़े चित्रों से छोटे छोटे चित्र बनने शुरू हो जाते हैं। लघु चित्रण की परंपरा को हम पांडुलिपि चित्रण, यानी जो किताबें चित्रित किया उन्हें हम पांडुलिपि भी कहते हैं। पांडुलिपि चित्रण या पोथी चित्रण के रूप में भी जानते हैं। इन पोथी चित्रण की शुरुआत पाल राजाओं के शासनकाल में धीमान और वितपाल नाम के दो चित्रकारों के द्वारा सबसे पहला कौन सा चित्रित किया गया था? प्रज्ञा पारमिता बौद्ध ग्रंथ को ताड़पत्रों पर चित्रित करके इस परंपरा की शुरुआत की।
अब थोड़ा सा प्रज्ञा पारमिता के बारे में नोट पॉइंट क्या रखना है। प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ भारत का प्रथम ताड़पत्री ग्रंथ है, यानी ताड़पत्र में चित्रित हुआ पहला ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर पाल शासकों के शासन काल में पनपी यह परंपरा पूरी भारत के क्षेत्रों में से, यानी पूरी भारत में इनका शासन था, तो बंगाल, बिहार और नेपाल में मुख्य रूप से इनका वर्चस्व था। तो बंगाल, बिहार और नेपाल में ये शैली बढ़ी, जिसके कारण इस शैली को पाल शैली या पूर्वी शैली कहते हैं। पाल शैली को पूर्वी शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने था ना, भारत का जो पूर्वी हिस्सा था, पूर्वी हिस्से में ही बंगाल, बिहार, नेपाल आते हैं, तो इधर ये राज करते थे, इसीलिए पाल शैली या पूर्वी शैली कहा जाता है। पाल शैली में बनाए गए चित्रों में अजंता शैली का अनुकरण दिखाई देता है, यानी जैसे अजंता में चित्र बने हैं वैसे ही चित्र पाल शैली में भी बनाए गए हैं, लेकिन उतने सुंदर नहीं है जितने अजंता में बने हैं। लेकिन बड़े धरातल चित्रण करने वाले इन कलाकारों को ताड़पत्र की पोथियों पर छोटे छोटे चित्रण करना जटिल लगने लगा, जिसके कारण इन चित्रों की गुणवत्ता का स्तर घटने लगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े काम करता है, आप बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग करते हैं, उसके बाद आपको छोटा छोटा काम करने के लिए दे दिया जाए तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। यही दिक्कत भारतीय कलाकारों के साथ हुई। उधर अजंता, बाग, बदामी, सित्तलवासा, सिगिरिया, वहाँ चित्र बना रहे थे बड़े बड़े, फिर अब राजा कहने लगे कि छोटे छोटे चित्र बनाओ, इसलिए क्वालिटी यहाँ पर गिर गई। फिर उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे तो पाल के बाद कौन आ जाते हैं? 11वीं शताब्दी के आते आते पश्चिमी राज्य, यानी उस साइड जो भारत था, वहाँ के राजाओं के मध्य धार्मिक होड़ शुरू हो जाती है। धार्मिक मतलब उधर बौद्ध पांडुलिपियाँ चित्रित हो रही थी, तो इधर उन्होंने कहा कि भाई हम जैन धर्म को अपनाते हैं, हम जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे किताबों के माध्यम से। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजाओं ने अपने अपने धर्म से संबंधित अनेकानेक पोथियों का चित्रण कराया। जो जिस धर्म के था उस धर्म संबंधित पोथियाँ चित्रित होने लगी। इन पोथियों को धर्म के प्रचार का माध्यम बनाया गया, यानी इन पोथियों का प्रयोग किस लिए करते थे? धर्म के प्रचार के लिए करते थे। अब देखो, ज़्यादा मात्रा में चित्रण, जब राजा आपसे ये कहने लगे कि हमारे पास समय कम है, तुम एक दिन में हमें 2 किताबें चित्रित करके दो, तो सीधी सी बात है क्वालिटी तो गिरती ही जाएगी। तो जब धार्मिक होड़ मची कि हम ज़्यादा पुस्तक चित्रित करा लें, हम ज़्यादा पुस्तक चित्रित करा लें, तो क्या हुआ कि ज़्यादा मात्रा में चित्रण करवाने के कारण यहाँ के चित्रों की गुणवत्ता में भारी मात्रा में कमी दिखाई दी। यानी अजंता में जितने सुंदर हैं उतने सुंदर पाल शैली में नहीं हैं, और पाल शैली में जितने सुंदर बने उससे भी खराब जैन शैली में बने, क्योंकि जैन शैली में और जल्दी जल्दी चित्रण हो रहा था। तो आगे चलकर विकृतपूर्ण शैली का नाम बदलकर अपभ्रंश रख दिया गया। जैन शैली ही अपभ्रंश शैली है। क्यों? क्योंकि वो चित्र की क्वालिटी वो नहीं रह गई थी, तो जैन शैली को अपभ्रंश शैली के नाम से ही जानते हैं। उसी को जैन शैली कहते हैं, गुजराती शैली कहते हैं, पश्चिमी शैली कहते हैं, अपभ्रंश शैली कहते हैं। अब अपभ्रंश शैली जैन और वैष्णव धर्म से संबंधित थी। पाल शैली पूरी की पूरी बुद्ध से संबंधित थी, और जैन शैली जैन और वैष्णव धर्म यानी हिंदू दोनों से संबंधित थी। अब मध्यकालीन चित्रकला का जो समय है 7वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। इस समयावधि के दौरान भारत में चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला व वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई, लेकिन कालांतर में यवन आक्रमणकारियों के द्वारा अधिकार कर कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया, जिसके कुछ अवशेष ही बचे हैं। यानी चित्रों के साथ साथ मूर्तियां भी यहाँ पर बनाई गई थी। अब देखते हैं, देखो अब पहले तो हमने मध्यकालीन चित्रकला देखी, अब पाल चित्रकला के बारे में जब देखेंगे तो देखो पाल के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले पाल शैली का समयकाल 9वीं से 10वीं शताब्दी, इसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं या प्राकृत काल कहते हैं, जब से पाल शैली शुरू होती है। तो इसमें चटक व स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है। हरियाणा में जो राज्य था स्थानेश्वर, उसके सम्राट हर्ष और गौड़ के सम्राट शशांक के बाद लगभग 100 सालों तक बंगाल की जो शासन व्यवस्था थी वो बिगड़ी रही। यानी इस तरीके के कोई राजा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिले। तो परिणाम क्या निकला कि बंगाल की जनता ने विद्रोह कर दिया कि जो राजा वहाँ का है हम उसे अपना राजा नहीं मानेंगे और हम अपना राजा चुन करके बनाएंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बंगाल में गोपाल नाम के व्यक्ति को चुन करके राजा बना दिया गया। राजा जब बना तो कहाँ बना? तो बंगाल के माल्या जिले के गौंद नामक स्थान का वो राजा घोषित किया गया। उसके राजा बनते ही शांति व्यवस्था, बंगाल में शांति व्यवस्था हुई और पाल वंश की स्थापना हुई।
जिनका समय काल 730 से 1197 तक माना जाता है, यानी पाल शैली 730 से शुरू होगी और 1197 तक चलेगी। तो जो पहला राजा आता है वो कौन आता है? गोपाल। तो गोपाल को पहले तो इस वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरा, यह एक प्रतापी राजा था जिसने जल्द ही अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिणी बिहार तक कर लिया। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने पश्चिम बंगाल में बौद्ध शिक्षा प्रदान करने के लिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की पहली बार। जब गोपाल राजा बना तो उसने सबसे पहले क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो बंगाल, बिहार और नेपाल तीनों इसके अंडर में आ गए। फिर इसके बाद पढ़ाई के लिए इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, क्योंकि भाई अच्छा काम तो करना ही पड़ेगा। फिर गोपाल के बाद इसका जो उत्तराधिकारी पुत्र आता है उसका नाम था धर्मपाल। अगला राजा धर्मपाल बनता है। धर्मपाल का जो समय काल है 810 ईस्वी में राजा बनता है, यानी 9वीं शताब्दी। तो उसके गोपाल के समय कोई चित्र नहीं बना था, चित्र बनना शुरू होगा धर्मपाल के समय में। तो पाल वंश की गद्दी पर बैठा। इसने भी अपने पिता की तरह साम्राज्य को और सुदृढ़ किया, यानी और साम्राज्य को मजबूत किया। यह राजा पराक्रमी होने के साथ साथ विद्या व्यसनी व कला संरक्षक भी था, ये कला प्रेमी भी था। तो 9वीं शताब्दी में धीमान और वितपाल नाम के दो पिता पुत्र थे। धीमान पिता था, वितपाल पुत्र था, दोनों उसके राज्य में रहते थे। तो इनके द्वारा उसने लघु चित्रण परंपरा शुरू की और सबसे पहला इन्हें जो काम दिया था वो था प्रज्ञा पारमिता चित्रित करने का। तो धीमान के समय में पाल शैली की पहली पुस्तक, जिसे प्रज्ञा पारमिता कहते हैं, धीमान और वितपाल नामक दो चित्रकारों ने धर्मपाल के समय में चित्रित की। इसलिए ये जो समय काल होगा हमारा, यहाँ से पाल शैली की शुरुआत होगी। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे, देखो तो धर्मपाल के शासनकाल में धीमान तथा उसके पुत्र वितपाल ने मिलकर प्रज्ञा पारमिता नामक बौद्ध ग्रंथ चित्रित कर पाल शैली की स्थापना के साथ साथ भारत में लघु चित्रण या पोथी चित्रण की परंपरा शुरू कर दी, जैसा मैंने बताया। अब तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ हैं। इन्होंने पाल शैली का संस्थापक धर्मपाल को ना मान करके इन्होंने ये कहा कि धीमान और वितपाल इस शैली के संस्थापक हैं। क्यों? क्योंकि अगर धीमान और वितपाल उसको नहीं मिलते तो इस शैली की स्थापना कैसे होती। तो इन्होंने राजा को ना मान करके चित्रकार को इस शैली का संस्थापक माना है। ये दोनों कलाकार चित्रकार के साथ साथ मूर्तियां भी बनाते थे और पाल राजाओं के शासनकाल में मूर्ति कला का जो मुख्य केंद्र था, जहाँ मेन मूर्तियाँ बनती थी उस शासनकाल में, तो कुर्किहार गया था। तो ये पूछता है कि पाल राजाओं की मूर्ति कला का केंद्र क्या था, तो मेन मूर्ति कला केंद्र कुर्किहार गया में मेन मूर्ति बनती थी। फिर उसके बाद आता है धर्मपाल ने बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, भाई पिताजी इनके जो थे उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए खोल दिया था। अब जब धर्मपाल का समय आता है तो बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। भारत में चित्रित प्रथम ताड़पत्री ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता को माना जाता है, जो धीमान और वितपाल ने चित्रित किया था। प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ पाल शैली में चित्रित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ का चित्रण पाल शैली में सर्वाधिक बार, यानी एक बार नहीं किताब फिर कई बार चित्रित हुई। इस पुस्तक को बौद्ध शिक्षक नागार्जुन द्वारा लिखा। किसने था इस पुस्तक को? नागार्जुन ने। कब? तीसरी शताब्दी में लिखा था और 9वीं शताब्दी में धर्मपाल के शासनकाल में धीमान और वितपाल ने इसे चित्रित किया था। तो किताब से पूछे कि कब चित्रित हुई, किताब किसने लिखा है और किसने चित्रित किया है, इतनी हो गई। फिर पाल पोथियों की अधिकांश पुस्तकें ताड़पत्र पर चित्रित की गईं, कुछ पुस्तकें कपड़े पर भी चित्रित की गईं, जिनका मुख्य केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल था। यानी कुछ बंगाल में चित्रित हुई, कुछ बिहार में चित्रित हुई और कुछ नेपाल में, क्योंकि मेन केंद्र इनके तीन ही थे, बंगाल, बिहार और नेपाल। तो इन्हीं जगह पुस्तकें चित्रित होती थीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ताड़पत्र और कपड़ा केवल दो ही पर चित्रण हुआ। कागज पूरे पाल शैली में कहीं नहीं है, क्योंकि कागज का पहली बार प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जैन शैली में। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, धर्मपाल देख चुके। धर्मपाल के बाद पाल शैली में चित्रकला का प्रारंभ धर्मपाल के शासनकाल से माना जाता है, अभी मैंने बताया। लेकिन उसके बाद सर्वश्रेष्ठ काल देवपाल का था।
शुरुआत भले धर्मपाल के समय में हुई थी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ काल देवपाल का देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। न केवल चित्रकला बल्कि मूर्ति कला और स्थापत्य कला का भी इसने निर्माण कराया। सबसे पहले तो कई बिहार गुफाओं का इसने निर्माण कराया था बौद्ध भिक्षुओं के लिए। दूसरा, बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर किसने बनवाया? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण देवपाल ने करवाया। उदंतपुरी मठ पश्चिम बंगाल में इसने स्थापित कराया। और इसी के शासनकाल में कुर्कीहार, गया, सारनाथ, नालंदा आदि स्थानों पर मूर्तिकला भी बनाई गई। फिर देवपाल के बाद नारायणपाल सत्ता संभालते हैं। नारायणपाल के बाद महीपाल संभालते हैं। महीपाल के शासनकाल की खास बात है कि सबसे ज़्यादा पाल पोथियाँ महीपाल के शासनकाल में चित्रित की गई थी। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल को माना जाता है, जो कि 1197 ईस्वी, क्योंकि यहीं से पाल शैली खत्म हो जाएगी। तो 1197 में सेन राजाओं द्वारा हराकर बंगाल में सेन वंश की शुरुआत हो जाती है। यानी यहाँ से पाल शैली खत्म हो जाती है और सेन वंश वहाँ पे आ जाता है। तो पाल शैली हमारी यहीं तक रहती है। फिर इसके बाद पाल शैली के कला के बारे में जब हम देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे इसमें? देखो, पाल शैली का संबंध सबसे पहले तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ, जब हमने अजंता पढ़ाया था तो बताया था कि तिब्बत से एक इतिहासकार लामा तारनाथ भारत भ्रमण पर आए थे और उन्होंने भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें संपूर्ण बौद्ध चित्रकला को 3 भागों में बांटा था: देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली। अजंता शैली देव शैली से संबंधित थी, पाल शैली नाग शैली से संबंधित है और मौर्य काल में जो काम हुआ है वो यक्ष शैली से संबंधित था। तो पाल शैली किसके अंतर्गत आती है? नाग शैली के अंतर्गत। अजंता शैली देव शैली के अंतर्गत, ये मैंने वहां भी बताया था। फिर आता है पाल शैली का नामाकरण। पाल शैली को देखो 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो पूर्वी शैली कहा जाता है, एक बिहार शैली कहा जाता है, एक पाल शैली कहा जाता है। तो पूर्वी शैली क्यों कहा जाता है? पाल शैली को पूर्वी शैली लामा तारानाथ ने नाम दिया था। बिहार शैली किसने कहा था? हेलन रूबिसो ने पाल शैली को बिहार शैली कहा था। और पाल शैली वर्तमान शासक, चूंकि शासक पाल जिन्होंने संरक्षण दिया था इसलिए इसे पाल शैली कहा जाता है। अब पाल शैली के मुख्य केंद्र 3 मैंने बताए थे, बंगाल, बिहार और नेपाल। अब आता है पाल पोथियों के आकार के बारे में पूछता है कि बताइए पाल पोथियों का क्या आकार था। तो यहां हम देखेंगे, देखो पाल पोथियों का अधिकांश ताड़पत्र में, कपड़े पर कम ताड़पत्र पर ज़्यादा चित्रित की गई हैं। अब उसके बाद पूछेगा इसका साइज क्या था, तो 22.5 इंटू 2.5। ये याद करेंगे। अगर ऐसा नहीं 1/2 ना लिख के 1/4 लिखा हो तो ये भी हमें ये ध्यान रखना, इधर 22 रहेगा, इधर 2 रहेगा। ठीक, तो 22.5 इंटू 2.5। और ये पोथियाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा नालंदा विश्वविद्यालय में लिखी गई और लिखने के बाद बंगाल, बिहार, नेपाल में चित्रित की गई। सारी की सारी पुस्तकें पाली भाषा में, भाषा इनकी पाली रहेगी, लिपि देवनागरी रहेगी। काली रेखाओं के द्वारा कहीं कहीं पर हमें काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रेखाओं द्वारा भी देखने को मिलेगा। ताड़पत्रों के पन्नों पर वर्गाकार या आयताकार जगह छोड़ दी जाती थी। पहले उसमें लिखा जाता था, फिर वर्गाकार या आयताकार जगह बीच बीच में छोड़ दी जाती थी। क्यों? ताकि जब चित्रकार उसमें काम करे तो पहले उसे पढ़ ले, यहाँ क्या बनाना है, उसी कहानी के अनुसार वहाँ पर चित्र बना दिया जाता था। तो लिखने वाले कोई और थे और चित्र बनाने वाले कोई और थे, तो ये जगह छोड़ दी जाती थी और बाद में इसमें चित्रकार अपना काम कर देते थे। कहाँ भेजी जाती थी? बंगाल, बिहार, नेपाल भेजी जाती थी, वहीं कर देते थे। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित अधिकांश मानव आकृतियाँ जब उसमें जो चित्र बनाए गए, जो जगह छोड़ दी जाती थी, जब चित्रकारों के पास पहुँचती थी तो वहाँ पर जो मानवाकृतियाँ बनाई जाती थी वो लगभग 1.25 चश्म बनाई जाती थी और बिना मिश्रण के रंग यानी सादे यानी फ्लैट रंग लगाए जाते थे। बहुत उसमें रंगों का मिश्रण नहीं किया गया है। चित्रण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद इनको सुरक्षा के लिए कास्ट के दोनों यानी जब पूरी किताबें वो हो गई तो उसमें धागा लगाया और अगल बगल लकड़ी के 2 जिल्द लगा दी और दोनों जिल्द लगा करके उनको बांध दिया जाता था। अब धागे से पिरो दिया जाता था। इस प्रकार पाल पोथियाँ या पाल पांडुलिपियाँ लिखी व चित्रित की गई। देखो, कमल पर आसीन योग मुद्रा में बुद्ध पाल शैली का सबसे सुंदर चित्र माना गया है, जो कि प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ में ही चित्रित है। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो इसमें देखो क्या है,
पाल राजाओं के शासनकाल में चित्रित पांडुलिपियां धार्मिक महत्व की थीं। चूंकि अब बौद्ध धर्म की थी तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो जैसे हम लोग आज गीता को, रामायण को, उनकी पूजा भी करते, उसमें तिलक लगाते हैं, गंगा जल भी छिड़कते हैं, तो इसी प्रकार इनकी पूजा अर्चना की जाती थी, जिसकी वजह से रोली चंदन का टीका लगा दिया जाता था। तो इसकी वजह से इनके ऊपर के जो पन्ने हैं वो खराब हो गए। भाई अब उसमें कलर लगाओगे, उसमें गंगा जल छिड़कोगे तो खराब तो ही जाएगा, तो खराब हो गए हैं। बचे हुए चित्रों के अधिकांश चित्र भारत में रॉयल सोसाइटी तथा विदेश की बात करें तो बोस्टन संग्रहालय लंदन में, यानी भारत में रॉयल सोसाइटी और विदेश में बात करें तो बोस्टन संग्रहालय लंदन में हमें देखने को मिल जाएगा। पाल शैली के अधिकांश चित्र रॉयल सोसाइटी कलकत्ता में संग्रहित हैं, भारत की अगर हम बात करेंगे तो। अब पाल पोथियों की विशेषताएं क्या थीं ये जब देखेंगे तो सबसे पहले भारत में शुरुआत ही इन्होंने ही की है, पाल शैली में ही पोथी चित्रण की शुरुआत हुई है। काली रेखाओं का प्रयोग लेखन कार्य में किया गया है, सवा चश्म चेहरे हैं, बिना मिश्रित सादे व सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है, रंगों को मिश्रित नहीं किया गया है। अनामता यानी चित्र में कहीं भी, जैसे आज हम छोटा सा भी चित्र बनाते हैं तो उसके नीचे अपना साइन कर देते हैं, तो इतने अच्छे अच्छे चित्र बनाने के बाद भी कहीं भी किसी कलाकार ने अपना नाम नहीं लिखा है। कदली नारियल वृक्षों का सर्वाधिक अंकन, कदली मतलब केला और नारियल, केले और नारियल के वृक्ष ज़्यादातर उस किताब में हमें देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत ये सारे के सारे चित्र बनाए गए हैं। अब पाल पोथियों में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं, तो पाल शैली में जो सबसे मेन है, चूंकि जितने भी चित्र बनते हैं सब बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत बनते हैं, और पाल राजाओं के शासनकाल में ताड़पत्र पर पांडुलिपियां चित्रित कराई गई थी, जिसमें कहा जाता है पाल शैली के कुल 24 ग्रंथ प्राप्त किए गए हैं जो कि ताड़पत्र पर बने हैं। सबसे पहला प्रज्ञा पारमिता, इसके बारे में हमने बता ही दिया कि सबसे पुराना है, नागार्जुन ने 3वीं शताब्दी में लिखा था, 9वीं शताब्दी में इसको धर्मपाल के शासनकाल में चित्रित किया गया। इसमें कुल 8000 श्लोक हैं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में ये रखी हुई है। फिर बोधिचर्याव्रत, इस ग्रंथ की एक प्रति बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में है। पंचशिखा, यह ग्रंथ जयपाल के शासनकाल में चित्रित किया गया था, वर्तमान में यह पंचशिखा ग्रंथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखा हुआ है। महामयूरी ग्रंथ जो कि भारत कला भवन बनारस में है, अजंता के चित्रों की जब बात की थी तब भी इसकी बात की थी। गंधव्यू चित्र एक है, गंधव्यू पुस्तक है जिसमें 126 चित्र हैं जो रोरिक संग्रहालय कुल्लू में है। साधनमाला और करनदेव गुफा, ये हमारी मेन इसमें किताबें हो गई। तो बस इस प्रकार ये लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे जब कुछ चीज़ें बच जाती है उसको लास्ट में लिख दिया जाता है। शैली शब्द का अर्थ होता है रीति, शैली शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है रीति। कहते हैं ना रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए, तो रीति मतलब परंपरा, जो परंपरागत चीजें चली आए, तो शैली मतलब रीति। पाल शैली में जो रंग हैं वो सुनहरे लगाए गए हैं, बिना मिश्रित किए, पहले ही बताया फ्लैट फ्लैट कलर लगे हैं, लाल पीला नीला काला सफ़ेद जैसे सपाट रंगों का प्रयोग किया गया है। पाल शैली के चित्र देखने में रेखाओं द्वारा बनाए गए लगते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, वो पूर्णतः रेखांकन के माध्यम से ही बनाए गए हैं। आकृतियाँ सवा चश्म, चश्म जानते ही हो तो सवा चश्म बनाई गई हैं। और पश्चिम बंगाल में स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी, तो गोपाल ने तथा उदंतपुरी मठ, देखो दो चीज़ हैं, इसको इसलिए रख दिए ताकि कन्फ्यूज़न अगर हो तो हम क्लियर करें। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि गोपाल ने स्थापित कराया था, उदंतपुरी एक मठ है जिसको देवपाल ने बनवाया था, तो एक जगह रख लो जो कन्फ्यूजिंग वाले हों। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर पाल शासक देवपाल ने बनवाया था, और ये सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है जो देवपाल ने बनाया था। अब पाल राजा देवपाल ने अनेक विहार गुफाएं तथा पाल राजा महिपाल ने अनेक चैत्य गुफाएं, विहार गुफाएं सबसे ज़्यादा देवपाल ने बनवाई, चैत्य गुफाएं सबसे ज़्यादा महिपाल ने बनवाई। पाल पोथियों का जो निर्माण धर्मपाल के शासनकाल में शुरू किया गया था, देवपाल के शासनकाल में सर्वाधिक कार्य तथा नहीं सर्वश्रेष्ठ काल, देखो धर्मपाल में शुरू, देवपाल में सर्वश्रेष्ठ काल, देवपाल के शासनकाल में सर्वाधिक कार्य, और महिपाल के शासनकाल में सर्वाधिक पाल पोथियां। देखो पहले 3 शब्द देख लो, कौन कौन सा है, शुरू, सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक। यानी शुरुआत धर्मपाल के शासनकाल में हुई, सर्वश्रेष्ठ काम देवपाल के समय में हुआ, और सबसे ज़्यादा महिपाल। यानी क्वालिटी किसके समय में थी, देवपाल के शासनकाल में, और क्वांटिटी मात्रा किसके समय में थी, महिपाल के शासनकाल में। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। ये एक लास्ट है, एक मिनट,
इसमें जैसे बुद्ध योग मुद्रा में आसीन, ये मैंने बताया था, उत्कृष्ट चित्र है जो कि प्रज्ञा पारमिता में है। पाल शैली के चित्रों में किसका अनुकरण है? अजंता शैली का। ताड़पत्रों में देवनागरी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। कदली नारियल के वृक्षों का अंकन है। विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय में लिखी गई थी। रॉयल एशियाटिक, वही चीज़ है जो इसके पहले हमने बता दी है। ठीक, तो इस प्रकार पूरा का पूरा पाल शैली हुआ। तो इस तरीके से हम नोट्स बना के बहुत अच्छी तरीके से उसको अपने हिसाब से, जरूरी नहीं जैसा हमने बनाया वैसा, जैसा आपको समझ में आए उस तरीके से आप इस तरीके से रंगों का प्रयोग कर सकते हो। जो मेन पॉइंट है उनको अलग रंग से लिख सकते हो, इस तरीके से कवर कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। धन्यवाद।